नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा खास शो भारत के रक्षक। आज हम मौजूद हैं यूपी के वाराणसी जोन में और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मौर्या सर। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो पूरा जोन है वो बॉर्डर एरिया से भी, मैं बात करूं एमपी की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, उससे सटा हुआ है। और क्राइम रेट की अगर बात करूं तो यूपी में अक्सर हम भोकाली वाली चीज़ देखने को मिलती है, पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल टशन देखने को मिलती है और कई बार लोग सरहद पार कर लेते हैं ताकि ज्यूरिसडिक्शन से बच जाएं। इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपका इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इस जोन का जो बॉर्डर है वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि से मिला हुआ है जी। और हमें लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करनी पड़ती हैं अपने सभी आसपास के जनपदों के साथ। बहुत ही अच्छा समन्वय हमारा है हमारे जो साथ के राज्यों से। वहाँ के अधिकारी भी यहाँ आते हैं, हमारे अधिकारी भी वहाँ जाते हैं, हम लोग आपस में लगातार वार्ता करते रहते हैं और इसी की वजह से हम यहाँ पर काफ़ी हद तक इस प्रकार के क्राइम को रोकने में सफल हुए हैं। जी सर, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, बिहार में जो है पशु मंडी लगती है और अगर पूरी यूपी की मैं बात करूँ तो अक्सर पशु की तस्करी होती है और आपका जो जोन का एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, स्टेट्स की बॉर्डर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। पशु तस्करी को रोकने के लिए किस तरीके के आप लोगों के द्वारा जो है कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की जो गौकशी के घटनाओं में और पशु तस्करी में बहुत कमी आई है। हमने तमाम गैंग्स पकड़े भी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की, कन्विक्शन कराया, गैंगस्टर के अंतर्गत ऐसे लोगों को बुक किया और इस कारण से इस समय इस प्रकार के अपराधों में काफ़ी कमी हो चुकी है। फिर भी लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग टीमें, हमारी इंटेलिजेंस जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो और ज़िले के जो थाने हैं वह विशेष फोकस इस बात पे रखते हैं कि किसी भी प्रकार के जानवरों की तस्करी, गौवंश की तस्करी हमारे इलाकों से ना हो। और जो अन्य राज्यों से भी लोग प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने का, उनको भी सीमा के नज़दीक इलाकों में आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गाड़ियां जब्त की जाती हैं और नतीजा आपके सामने है। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं, यदि आप उनका अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे इस प्रकार के अपराधों में बहुत कमी आ चुकी है। सर, आपके जोन में दो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, एक आपका मिर्ज़ापुर और एक जौनपुर, और ये शायद मुंबई और वेब सीरीज़ वालों के लिए भी काफ़ी आकर्षित रहती है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल दबंगई देखने को मिलती है। यहाँ पर बाहुबली के ऊपर भी कई सारी चीज़ें हैं और केसेस भी कई बारी सुनने को मिलते हैं। अगर मैं हत्या की बात करूँ या कई जर्नलिस्ट का भी मर्डर हुआ है, तमाम तरीके की चीज़ें। तो इस पूरी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस इलाके में खनन माफिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है? आप जब वेब सीरीज से तुलना कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ फिक्शन मात्र है। कहानी जो लिखी गई है और कहानी को लिखते समय ऐसे नाम रखे गए जो नाम जनता के दिमागों में किसी प्रकार की उथल पुथल नाम की वजह से मचाते होंगे। जब आप इन जनपदों में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे शहर को, तो पाएंगे कि वेब सीरीज में बताई हुई सारी बातें सिर्फ मिथक हैं, झूठ हैं। उस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है। पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं और बड़े ही सुसंस्कृत तरीके से अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, उनका साफ ये कहना है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, चाहे कोई वो गैंगस्टर हो चाहे छोटे तबके का हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर सवाल ये है कि आपके पूरे इलाके में गैंग रेप जैसी केसेस किस तरीके से, मतलब कि क्या रेट है, रेप के केसेस का क्या रेट है और महिलाओं को आप किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं कितनी सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया गया और लगातार चलाया जा रहा है। विशेष ध्यान दिया गया है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को कोई प्रताड़ित करने का प्रयास ना करे।
इन सभी महिलाओं के यदि मन में किसी प्रकार का डर है किसी भी जी। वजह से, या कोई व्यक्ति उन्हें छेड़ता है जी। अथवा किसी प्रकार के अपराध का वो सामना करती हैं, तो निसंकोच अपनी बात पुलिस से आकर कह सकें, ऐसी जी। परिस्थितियां पैदा की गई हैं। जी। महिला हेल्प डेस्क हर शहर में, हर थाने में बनाई गई हैं, जिससे कि महिलाएं जाकर अपनी बात सीधे सीधे महिला पुलिसकर्मी को ही कह सकें, बता सकें। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज टू एम्पावर देम। उनके मन में ये विश्वास पैदा हो जाए कि हमें जो अधिकार हैं जी। उन अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, और यदि कोई करने का प्रयास करता है तो ये पुलिस हमारे साथ खड़ी है। ये कानून जो बनाया गया है उसका पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, और उसके आधार पर हम ऐसे लोगों को जो सताने का प्रयास करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। सर, ये जो काशी है, ये मतलब महादेव की नगरी है और यहाँ पे बहुत सारे टेंपल हैं, और अगर मैं आपकी जोन की भी बात करूँ तो आपके पूरे जोन में भी कई सारे टेंपल हैं। ऐसे में जो है एक वीआईपी विजिट्स का बर्डन, श्रद्धालुओं की विजिट्स का बर्डन, और फिर पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना कितना बड़ा चैलेंज है। मंदिरों में बड़े सारे त्योहारों के दौरान काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। जी। क्राउड कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट के लिए बंदोबस्त पहले से बनाना पड़ता है। जी। एंट्री एग्जिट प्लान करनी पड़ती है, होल्डिंग एरिया बनाने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं, जिससे कि जब अपेक्षित संख्या से ज़्यादा लोग आ जाएं तो उन्हें फिर धीरे धीरे होल्डिंग एरिया में रखकर आगे वालों के दर्शन पूरे कराकर बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से सभी के दर्शन पूरे कराए जाएं। किसी भी अवस्था में हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी क्योटिक सिचुएशन हो, अराजकता सा महसूस हो, ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग आएँ बिना किसी, और विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुलिस के हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय का, सबका विशेष एम्फेसिस इस बात पर है कि जब कोई अपने अपने धार्मिक प्रयोजन से, चाहे मंदिर में आते हो, मस्जिद में जाते हो, जाएं, तो अपने धार्मिक कार्य को संपन्न करने में, दर्शन करने में, पूजा करने में, आरती करने में, नमाज पढ़ने में कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, बशर्ते कि वे जो स्थान इन कामों के लिए नियत किए गए उन स्थानों में ही अपने पूरे धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करते हो। सर, इतना बड़ा जोन है आपका और सेंसिटिव भी है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम्स भी, कई बार कम्युनल राइट्स के भी जो है मतलब किस्से सुनने को मिलते हैं। ये चीज़ें ना हो, इसके लिए आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन रहती है और पहले से ही किस तरीके से आपकी मॉनिटरिंग रहती है ताकि ऐसी घटना घटित ना हो? हमारे शासन ने विशेष ध्यान इस बात पे दिया है जी। और न सिर्फ अपना जोन में, तो इस बारे में अन्य जोन के बारे में बता सकता हूँ जी। किसी भी त्योहार पर, मेले में जब कभी बहुत भीड़ इकट्ठी होने की संभावना हो जी। तो सभी जिलों में जी। बड़ा डिटेल्ड पुलिस बंदोबस्त बनाया जाता है। सर, अगर मैं सोनभद्र के एरिया की बात करूं तो वहाँ पे ब्लैक डायमंड माइनिंग, वाइट कॉलर क्राइम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और हर इलाके में जो आपका जोन है पर्टिकुलरली, यहाँ पे पॉलिटिकल टशन, पॉलिटिकल रंजिश, ये वाले केसेस भी देखने को मिलते हैं, खबरों में भी आते हैं। इस पूरी चीज़ों को, इस तरीके के माइनिंग माफिया, ब्लैक डायमंड माफिया, वाइट कॉलर माफिया, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीतियाँ बनाई गई हैं? हम हर प्रकरण को सही और गलत की परिभाषा में रखते हुए देखते हैं। जी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है अथवा गैर राजनीतिक व्यक्ति से, जी। क्योंकि जो हमारा कानून है और जो हमारी लॉ है जी। वो सिर्फ राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करने के लिए ही बताती है। जी। और नैतिकता के आधार पर भी, एथिकली भी, मॉरली भी और लीगली भी ये जरूरी है कि हम सिर्फ इसी परिभाषा के अंतर्गत काम करें। सर, आप ही की ज़ुबानी मेरी जनता भी जानना चाहती है कि इन इलाकों में गैंगस्टर्स कितने हैं और उनके क्या हाल समाचार हैं? आज की तारीख में यदि आपको पता हो कि कोई गैंगस्टर काम कर रहा है, हमने उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, तो आप बताइए। वरना हमारे जोन के 9 जनपदों में जितने लोग गुंडागर्दी करते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे, किसी प्रकार का लोगों से जो है लाभ लेने का प्रयास करते थे, उन सभी लोगों के विरुद्ध कानून की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पिछले दिनों में कार्रवाई की गई है।
जरा गौर से सुनिएगा आप, अगर आपको इस तरीके की कोई खबर आती है या कोई भी व्यक्ति को किसी गैंगस्टर या उसके किसी गुर्गे के द्वारा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो आप डायरेक्ट पुलिस को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम की नीति से लगातार ताबड़तोड़ काम किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी बात आती है, जो मुख्तार अंसारी का केस था उसको देखकर एक टाइम था जब पूरा का पूरा खौफ का काफिला साथ चलता था, अब वो नहीं है, लेकिन बावजूद उसके सुनने में आता है कि उसके गुर्गे कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। क्या उम्मीद की जाए कि कब तक ऐसे गुर्गे भी जड़ से खत्म हो जाए? नहीं, मुझे बताइए ना कौन एक्टिव है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके सूचियां बनाकर जी उनके साथ डिटेल्स निकालकर जितने भी माफिया हैं, जी हमने जो मुख्य माफिया थे उनके जितने भी एसोसिएट्स होते थे, जी 100 200 400 500 जितने भी, सबकी सूचीबद्ध करके जी उनके एक एक जो केस है उसका विश्लेषण करके जी उनके द्वारा जो जिन लोगों को परेशान किया गया था उनसे शिकायतें प्राप्त करके, जहाँ कहीं नई एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता पड़ी, नई एफआईआर दर्ज की गई। जिन मामलों में बेल हो रखी थी उनकी बेल कैंसिल कराई गई, हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कराए गए, प्रॉपर्टी की कुर्की की गई। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, मान लीजिए ऐसा कोई अपराधी है, ऐसे किसी माफिया का साथी है जो आज की तारीख में कुछ गलत कर रहा है और आप देख रहे हैं उसकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारे संज्ञान में लाइए, जिससे कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकें। जहाँ तक मेरा सवाल है, एट अ पर्सनल लेवल, और मेरा विश्वास है जितने लोगों के बारे में हमें जानकारी थी उन सबके विरुद्ध हमने कार्रवाई की है। जरा गौर से सुनिएगा, आपकी एक इंफॉर्मेशन मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। सर, अब मेरी जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नक्सल प्रभावित एरिया से संबंधित है। चंदौली का जो आपका एरिया है वहाँ पे पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड है। नक्सल की किस तरीके की वारदातें आती हैं और अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है तो क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है? कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश नक्सलिज्म से डी नोटिफाई हो गया। यहाँ हमारे किसी भी जनपद में आज की तारीख में कोई भी नक्सल जो इशू नहीं है, ना कोई नक्सलाइट मौजूद है कहीं पर भी, कोई भी। ये तो वर्षों पहले इस प्रकार की लोगों के होने के बारे में सुना करते थे। कई सालों से एक भी ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई घटना है, ना ही हमारे रिकॉर्ड्स में कोई नक्सलाइट हमारे प्रदेश में मौजूद है। सर, हमने ऑलमोस्ट ऑल सारी ही डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, लेकिन कई बार मऊ के क्षेत्र का नाम आता है, भदोही के क्षेत्र का नाम आता है, गाजीपुर इलाका, तो पॉलिटिकल मर्डर्स के भी पहले कई किस्से आए हैं। कई बार पॉलिटिकल दबाव भी होता है, इलेक्शंस के टाइम पे भी कई सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? और कई बार कई केसेस में हमने देखा है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो इस चीज़ को किस तरीके से डील करते हैं आप? मुझे संयोग से कभी किसी किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, तो उस बारे में मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। अलग अलग धारणाएं लोगों के मन में होती है, मगर हकीकत है कि लोगों के बीच में झगड़ों के कई सारे कारण हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सूचीबद्ध करना हमारा एक प्रमुख स्ट्रैटेजी रहती है। सभी थाना क्षेत्रों में, सभी जनपदों के सभी इलाकों में जो भी डिस्प्यूट्स पुलिस के संज्ञान में आते हैं, उनकी पुलिस लिस्ट भी बनाकर उनके समाधान का, और उनमें जो दो पक्ष हैं उनके बीच में किस प्रकार का और क्यों आपसी डिस्प्यूट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे सभी डिस्प्यूट्स आइडेंटिफाई कर लें, जिससे कि उनमें आगे चलकर कालांतर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने की, मर्डर करने की चेष्टा ना करे, और चेष्टा करता है तो उसे पुलिस पहले ही प्रिवेंट कर ले। सर, एक गाजीपुर के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एक थाने सुर्खियों में और कंट्रोवर्सीज दोनों में रहते हैं, क्योंकि बोट के माध्यम से तस्करी होती है। शराब की तस्करी के कई मामले भी सामने आए हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली गाजीपुर की बात करूं और जिस तरीके से बोट की तस्करी पुलिस कैसे लगाम लगाती है, और जब थाना ही पता लगता है कि लिप्त है ऐसी चीज़ों में, तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, थाना ही लिप्त है कहना उचित नहीं होगा।
थानों में 150 कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स की जनशक्ति होती है जी और सच मानिए 90% लोग हमारे आपके जैसे स्कूलों कॉलेज से निकलकर नौकरी पाने के बाद जी बड़े ही प्रतिबद्धता के साथ ईमानदारी से सिर्फ अपने जो सेवा और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसी को करना चाहते हैं, जी वही करते भी हैं। जी कुछ डिवियंस, कुछ लोग जो नियम से हटकर कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी जो पुलिस की नौकरी के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वही इस प्रकार के प्रकरणों में किसी न किसी तरीके से भागीदार बनते हैं। जी तो ऐसे लोगों के बारे में जब भी हमें जानकारी प्राप्त होती है हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। सर, एक मैंने अपने पूरे करियर में ये चीज़ विटनेस करी है। अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है, करोड़ों की लूट हो जाती है, वहाँ पर पुलिस का एकदम से फोकस रहता है, सारी मॉनिटरिंग सीनियर लेवल पर हो रही होती है और उसको सॉल्व करने की भी तमाम तरीके की कोशिश की जाती है, अलग-अलग पुलिस की टीम का गठन भी होता है। लेकिन कई बार एक छोटा व्यक्ति जिसका 1000, 2000, 10,000 का फ्रॉड हुआ है, चाहे वो रिक्शे वाला है, रेहड़ी वाला है, या एक आम जनता में से कोई भी, तो उस व्यक्ति के लिए उस 1000 या 10,000 की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। पुलिस किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को लेती है, क्योंकि जुर्म करोड़ों की लूट में भी घटित हुआ है और जिसका 1000 रुपये लुटा है, 1000 रुपये, 10,000 रुपये लुटे हैं, उसके साथ भी हुआ है। तो इस तरीके के जब छोटे केसेस आते हैं उसके लिए पुलिस कितनी सेंसिटिव है? पुलिस के पास जब कोई पीड़ित आता है, जी किसी के साथ घर में चोरी हो गई, जी लूट हो गई, सड़क चलते हुए किसी की चेन स्नैचिंग हो गई, जी किसी के यहाँ पर कोई महिला संबंधी अपराध घटित हो गया, किसी नाबालिग बालिका को कोई जना अपने साथ ले गया, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, दहेज उत्पीड़न का केस हो गया, किसी की ज़मीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, किसी रिक्शे वाले का रिक्शा कोई छीन के ले गया, या उसके दिन भर की जो कमाई थी 2-3 हज़ार रुपये किसी ने छीन लिए। इन सब के लिए अपनी अपनी जो समस्या है वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जो दिक्कत होता है, अपनी जो परेशानी और पीड़ा होती है, उसी से स्वयं भिज्ञ होता है। तो हमारा प्रयास ये है कि जन सुनवाई अच्छे से हो। हमारे थानों में, हमारे पुलिस के कार्यालयों में जब कोई व्यक्ति पहुँचे, अपनी बात बताए, तो उसकी पीड़ा को उसी के चश्मे से देखने का प्रयास करें, जिसे अंग्रेज़ी में एम्पैथी कहते हैं। जी तो जो है यदि कोई रिक्शे वाला है, छोटी सी बात बता रहा है, या कोई व्यक्ति या छोटी सी घटना घटी है, उसे किसी इलाके के जो दबंग व्यक्ति ने अपनी दबंगई के बल पर उसके पास जो 1500, 2000 रुपये थे वो छीन लिए, या उसको उसी के घर से निकाल दिया, तो मॉनेटरी टर्म्स में भले वो बहुत बड़ी घटना ना हो, पर कृत्य के आधार पर जी और उस व्यक्ति के लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा का विषय यही है जो जिसे ये सब बेयर करना पड़ रहा है। जी तो हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस के थाने, पुलिसकर्मी जो भी इंटरफेस है, जहाँ पर जाकर वो पुलिस से इंटरैक्ट करता है, जी वे सभी लोग उसके दुख को भी उतना ही वेटेज दें जितना वो स्वयं अपनी परेशानी को दे रहा है, जिससे कि उसकी परेशानी का समाधान भी हो और उसे लगे कि उसे जो अब जिस अपेक्षा के साथ वो पुलिस में पहुंचा था, अब वो अपेक्षा पूरी हुई जी और उसके मन का आक्रोश जी खत्म हो। जी तो ये बात हम अपने सभी लोगों को कहते भी हैं जी कि हमारे थानों में जो भी लोग आते हैं वो अगर 100 यूनिट दुख लेकर आए, जी परेशानी लेकर आए, जी अगर हम अपने दुख परेशानी को भी क्वांटिफाई कर पाते हैं, जी कोई वैल्यू दे पाते हैं, और समझो कोई व्यक्ति इतना दुख लेके आया है, जी तो फिर 100 यूनिट दुख लेके आए, उसे 90 करके भेजो, 80 करके भेजो, 70 करके भेजो, अगर शून्य ना कर पाओ तो भी कम करके भेजो, 100 वाले को 110 करके ना भेजो। जी अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि हम टू दी एक्सटेंट पॉसिबल उसकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करें, वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जी और उसे रिलीफ देने की कोशिश करें। एक छोटी सी विंडो है जो हमें आपको सबको मिलती है जीवन में। हमें जिस प्रोफेशन में, हमें पुलिसिंग में कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे थाने में जाता है, हमारे सब इंस्पेक्टर, सिपाही से मिलता है,
तो वो सिपाही, सब इंस्पेक्टर, सबको हम कहते हैं कि भाई आप सबको 2-5 मिनट का भगवान बनने का मौका मिला है, इस मौके को खो मत। जी क्योंकि जब वो आ रहा है और ये जो आपके हाथ में है और जिसकी अथॉरिटी आपको शासन ने दी है, जी जिस समस्या के समाधान का अधिकार आपको दिया है कि आप कर सकते हो, अपने अधिकार अपनी वर्दी के बूते कर सकते हो, जी by virtue of whatever we do is by virtue of the uniform we wear. अदरवाइज हम और आप सभी 2 हाथ 2 पैर वाले प्राणी मात्र हैं। जी तो जो अथॉरिटी दी है उसका अच्छा इस्तेमाल करो, और ये तभी तक हमारे हाथ में, जब तक हम इस कार्य को कर रहे हैं तो इसको जी। पॉजिटिव तरीके से करो। जी ये करने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जी हमारे, आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डीजीपी, जी सभी लोग एक बात को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि कोई व्यक्ति आए तो उसकी सुनवाई अच्छे से हो। जी गिव योर ईयर टू द पर्सन बिकॉज ही कम्स विद सो मेनी थिंग्स। आकर घबराहट के मारे आधी बात कह भी नहीं पाता होगा, कहीं ऐसा ना लगता हो उसे कि जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाएंगे बात बताने तो कोई हवा बैठा होगा जो खा जाएगा जी उसको। कई बार सुनने मात्र से भी जो है और जब आप खुशी की जब समस्या। अंदर आया कि सुनो, तभी तो आप समाधान कर सकोगे। जी जी जन सुनवाई का मतलब सुनना नहीं है, जी जन सुनवाई का मतलब है सुनकर समाधान भी करना, जी जी जो समाधान संभव है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, कौन कहता है कि जुर्म खत्म नहीं हो सकता है बशर्ते जनता जागरूक हो जाए। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के हर सिपाही के लिए, हर पुलिस ऑफिसर के लिए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।